नमस्कार। बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। मुस्लिम नाटो को लेकर दुनिया भर में खलबली मची हुई है, लेकिन यह खुलासा कि इसके पीछे अमेरिका है, लोगों को चौंका दिया है। इस खुलासे की गांठ कड़ी दर कड़ी हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दो ऐसे देश हैं जिन्हें अमेरिका अपनी जियोपॉलिटिकल रणनीति के तहत और अपनी ज़रूरतों को देखते हुए हमेशा अपने पाले में रखना चाहता है। न्यूज द प्रिंट के छपे एक लेख में इस पूरे मामले पर अमेरिका के रवैये पर रोशनी डाली गई है और लिखा है कि साल 1944 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक ब्रिटिश राजनयिक से कहा था, फारसी तेल आपका है, हम इराक और कुवैत के तेल को बांट लेंगे। जहां तक सऊदी अरब के तेल की बात है तो वह हमारा है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का ये कथन बताता है कि सऊदी को लेकर अमेरिका का क्या सोचना है। यही वजह है कि अमेरिका किसी भी हालत में सऊदी अरब को अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहता। ट्रंप ने सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करने की अनुमति दी। अमेरिका ने इस कदम को उठाकर चीन को भी संदेश देने की कोशिश की है। इसी दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ट्रंप ने पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब जैसे देशों का सहारा लिया। ये देश लंबे समय से चीन के रणनीतिक साझेदार रहे हैं, खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अन्य आर्थिक रक्षा सहयोग के मामले में। ट्रंप की नई नीति ने इन देशों के पक्ष में उतरता हुआ दिखता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ट्रंप की नीति अचानक पाकिस्तान के पक्ष में जाती दिखी तो कई सुरक्षा विशेषज्ञ चौंक गए, लेकिन इसके पीछे ट्रंप सरकार की लंबी रणनीति थी। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ $50 करोड़ का खनिज निवेश समझौता किया, जिसका लक्ष्य 6 ट्रिलियन का खनिज संपदा दोहन है। ट्रंप ने टैरिफ वॉर में पाकिस्तान को विशेष तरजीह दी और सामानों की टैरिफ 29% से घटाकर 19% कर दिया। चीन के साथ गहरे संबंधों को हटाकर अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में लाने की इन दोनों देशों की कोशिश है, खासकर जब पाकिस्तान चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल है। खाड़ी देशों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और राजनयिक मतभेद इस गठबंधन की राह में सबसे बड़े रोड़े हैं। सऊदी अरब और कतर के बीच तनाव, इसके साथ ही तुर्की और मिस्र जैसे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अलग अलग संबंधों के कारण तथाकथित इस्लामिक मोर्चा बनना बेहद मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब को पालतू बनाने का अमेरिका का अगला कदम पाकिस्तान और सऊदी अरब का हालिया द्विपक्षीय रक्षा समझौता है। इसके तहत दोनों देशों ने तय किया है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इसे इस्लामिक नाटो के रूप में देखा जा रहा है, जो एक बड़े अरब इस्लामी रक्षा संगठन या गठबंधन की दिशा में पहला कदम हो सकता है। सऊदी अरब अमेरिका का नज़दीकी सहयोगी है और उसे तमाम तरह की सुरक्षा प्रदान करता है। बिना अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के पाकिस्तान और सऊदी अरब का ऐसे किसी भी समझौते को अंजाम देना संभव ही नहीं था। खाड़ी और एशिया में इन समझौतों को फलने फूलने का मौका देकर अमेरिका ने दोनों ही देशों को मैसेज दिया है कि उन्हें चीन के पाले में जाने की जरूरत नहीं है और अमेरिका उनकी रक्षा जरूरतों का पूरा ख्याल रखेगा। ट्रंप की इन कोशिशों का उद्देश्य संयुक्त सुरक्षा के साथ साथ चीन जैसी महाशक्ति के प्रभावशाली नीतियों को संतुलित भी करना है। हालांकि अमेरिका और कुछ खाड़ी देशों के बीच इजरायल को लेकर उठे विवादों ने क्षेत्रीय राजनीति को जटिल बना दिया है। इजरायल से मार खाए कतर का उदाहरण देखकर खाड़ी देशों का विश्वास हिल गया है। पिछले कुछ महीनों में कतर पर पहले ईरान ने हमला किया, उसके बाद इजरायल ने दोहा में मिसाइल बरसाए। अमेरिकी सुरक्षा के भरोसे रहने वाले खाड़ी के मुस्लिम देश हैरान है कि आखिर क्यों इजरायल के हमले के वक्त अमेरिका ने उनकी मदद नहीं की। अब ट्रंप ने इन देशों का विश्वास जीतने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और अन्य मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है।
इस बैठक में गाजा हमले का भी मुद्दा उठा। ट्रंप ने कहा कि ये लड़ाई लंबी चल गई। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम देश अब बंधकों को वापस करने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप की इन कोशिशों का उद्देश्य संयुक्त सुरक्षा के साथ साथ चीन की प्रभावशाली नीतियों को संतुलित करना है। हालांकि अमेरिका और कुछ खाड़ी देशों के बीच इजरायल को लेकर उठे विवादों ने क्षेत्रीय राजनीति को जटिल बनाया है। तुर्की भले ही नाटो में रहते हुए अमेरिका की नीतियों से एक सीमा से अधिक दूर नहीं जा सकता, लेकिन तुर्की की हमास समर्थन वाली नीति और इजरायल विरोधी रुख इस देश को अमेरिका के लिए एक जटिल केस बना देता है। अमेरिका सऊदी पाकिस्तानी डिफेंस पैक्ट और तुर्की के साथ सहयोग से खाड़ी क्षेत्र में अपना सैन्य उपस्थिति को कम करते हुए स्थानीय शक्तियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो रूस के प्रभाव को भी संतुलित करता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप ने खाड़ी के मुस्लिम देशों को उनके हाल पर छोड़कर साफ कर दिया है कि आने वाले समय में उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। ट्रंप की चाल बताती है कि अभी तक आर्थिक रूप से मजबूत और बेहद मजबूत सऊदी अरब, तुर्की और कतर जैसे देश जो अपने पैसे के दम पर इस्लामिक कट्टरता बढ़ा रहे थे, अब उनकी जवाबदेही तय करेगा। यह समझौता अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसे उसे अरब से अपने सैनिकों को धीरे धीरे निकालने में मदद मिलेगी और सऊदी अरब की रक्षा का जिम्मा अब पाकिस्तान के पास आ गया है, जिसका खर्चा एक तरीके से सऊदी अरब और पाकिस्तान उठाएंगे, जिससे अमेरिका का सुरक्षा बोझ कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात मुस्लिम नाटो की करें तो इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, यह एक बड़ा सवाल है। सऊदी अरब खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है और इस भूमिका को निभाना चाहता है। वहीं मिस्र, जिसके पास अरब दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, भी नेतृत्व की दावेदारी करता है। एक तरह से यह प्रतिस्पर्धा एक मजबूत गठजोड़ को खत्म करती है। सऊदी अरब इस गठबंधन का एक मजबूत समर्थक है। वह पाकिस्तान के साथ अपने हाल के रक्षा समझौतों को इस इस्लामिक नाटो की दिशा में पहला कदम मानता है। पाकिस्तान, जिसके पास परमाणु क्षमता है, के साथ गठबंधन करके सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है और ईरान के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है। वहीं मिस्र ने हाल में ही अरब नाटो का विचार पुनर्जीवित किया है, जिसमें वह अपनी विशाल सेना के कारण प्रमुख भूमिका निभाना चाहता है। मिस्र एक ऐसा गठबंधन चाहता है जो केवल अरब देशों तक सीमित हो और क्षेत्रीय खतरों से निपटने पर अपना ध्यान केंद्रित करे। इजरायल द्वारा हाल में ही हमले के बाद कतर भी एक मजबूत सुरक्षा कवच की तलाश में है। हालांकि वह ईरान और तुर्की जैसे देशों के साथ अपने संबंधों के कारण एक खुले तौर पर ईरान विरोधी गठबंधन का हिस्सा बनने से बच सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान भी एक इस्लामिक नाटो का समर्थन करता है, लेकिन उसका उद्देश्य अलग है। ईरान चाहता है कि एक ऐसा गठबंधन इजरायल का मुकाबला करे, न कि खुद ईरान। यह विरोधाभास दिखाता है कि किस तरह गठबंधन को लेकर क्षेत्रीय शक्तियों के बीच कितना बड़ा मतभेद है। कुल मिलाकर खाड़ी देशों में एक साझा सैन्य गठबंधन की जरूरत को महसूस किया जा रहा है, लेकिन आंतरिक मतभेद, प्रतिद्वंदिता और नेतृत्व को लेकर असमंजस इसे हकीकत बनने से रोक रहे हैं। हालांकि अमेरिका पर कम होती निर्भरता और क्षेत्रीय खतरों के कारण इस विचार को पहले से कहीं ज्यादा गति मिली है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और संजीव श्रीवास्तव जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सोढ़ी साहब, पहला सवाल आपसे, चीन से दूरी के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब का पैक्ट होना जरूरी था? ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चीन इस समझौते से खुश है और उसको मालूम है कि खाड़ी देशों में अमेरिका का प्रभाव कम हुआ है। लेकिन क्या अमेरिका की रणनीति कि उस क्षेत्र से अपने सैनिकों को बाहर निकाल ले और केवल कूटनीतिक तौर पे षड्यंत्र करे, या कहा जाए कि एक रणनीति बनाकर कट्टर इस्लामिक मुल्कों का सामना करे, यह रणनीति आपको लगती है? जी। जय हिंद डॉक्टर प्रसून जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1977 में एक किताब लिखी गई थी जिसका शीर्षक था गन्स एंड द ऑलिव ब्रांच, रूट्स ऑफ वायलेंस इन द मिडिल ईस्ट, जो कि डेविड हर्स्ट ने लिखी है।
और ये मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व में मैं इसको ग्रंथ मानता हूं, क्योंकि जितनी मैंने मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व किताबें पढ़ी, ये सबसे अच्छी किताब है जिसने बड़ी आंकड़ों के साथ हर चीज को अच्छी तरह समझाया है। डेविड हर्स ने, लेखक ने, इस किताब में एक जगह लिखा है, आज की तारीख में तो इजराइल का पलड़ा बहुत भारी है मध्य पूर्व में, लेकिन आने वाले समय में अरब देश बहुत ताकतवर होंगे और इजराइल के लिए दिक्कत पैदा होगी। जो बात डेविड हर्स ने 1977 में 48 साल पहले लिखी, वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। अमेरिका ने सबसे भारी गलती की 21 दिसंबर 2011 को, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिकी सैनिक, जो अधिकतर अमेरिकी सैनिक जो मध्य पूर्व में तैनात थे, उन्हें वहां से उठा के उन्हें इंडो पैसिफिक में लाया गया चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए। जो वहां पे एक वॉइड क्रिएट हुआ, उसका पूरा फायदा चीन ने उठाया, रूस ने उठाया, अरब देशों को बहुत ताकतवर किया। और आज जो हम ये इस्लामिक नाटो की बात कर रहे हैं, इसका पहला जो श्रेय जाता है बैरक ओबामा को और दूसरा श्रेय जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए डॉक्टर प्रसून जी, 3 साल 8 महीने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो इस्लामिक नाटो की इन्होंने नींव रखी है, ये आने वाले समय में और ताकतवर होगी और ये इजराइल के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगी आने वाले समय में। लेकिन सोढ़ी साहब, बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका ने जैसे ही इस तथाकथित सैन्य संगठन या कहा जाए इस्लामिक नाटो के खिलाफ अपनी आंख तरेरी, कतर को आंख दिखाई, कतर बैकफुट पे आ गया और सारा मामला अब खटाई में पड़ गया है। पाकिस्तान की कोशिश पहले यही थी कि यह संगठन नाटो की तर्ज पर एक मजबूत इस्लामिक नाटो बने और इसके जरिए पाकिस्तान कम से कम इन इस्लामिक देशों से $100 बिलियन का जुगाड़ करने की कोशिश में था। लेकिन पाकिस्तान का यह कोशिश नाकाम हुई। लेकिन पाकिस्तान ने तो इतना कर लिया कि सऊदी अरब को अपने झांसे में ले लिया। यह क्या अमेरिका की साजिश थी या अमेरिका की कोई प्लानिंग है, यही समझना चाहते हैं आपसे। जी डॉक्टर प्रसून जी, बिल्कुल। पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया के साथ रक्षा पैक्ट किया, उसमें अमेरिका की भी हामी थी, उसमें चीन को भी विश्वास में लिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता देश है दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अमेरिका हो, रूस हो या चीन हो। तो इतना बड़ा जो कदम उठाया गया सऊदी अरेबिया के साथ, जिसमें नॉन एग्रेशन पैक्ट भी है, वो पूरी अमेरिकी और चीनी सहमति के साथ हुआ। जो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ किया, आज की तारीख में तो ये बायलैटरल या दो पक्षी समझौता ही है। आज की तारीख में इस्लामिक नाटो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा और सफल भी होगा। हमने देखा कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के साइडलाइंस में 8 इस्लामिक देशों के साथ बात की और डिस्कस किया कि गाजा पट्टी में कैसे शांति करें। गाजा पट्टी में वक्त आने पे यही 8 इस्लामिक देश अपनी सेना की टुकड़ियां भेजेंगे। बेहद अहम बात सोढ़ी साहब आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस्लामिक नाटो के बनने की दिशा में यह पहला कदम है। संजीव श्रीवास्तव जी, दुनिया इस इस्लामिक नाटो को किस तरीके से देख रही है, उसे किस तरीके से देखना चाहिए? क्या इसे मानना चाहिए या ख्याली पुलाव है, या हकीकत में जो सोढ़ी साहब बता रहे हैं यह पहला कदम है? जी नहीं, देखिए प्रसून जी, मेरे विचार, मेरे जो असेसमेंट्स हैं इस संदर्भ में भिन्न है। और मैं ये मानता हूं कि इस्लामिक नाटो का जो विचार है वो एक विशफुल थिंकिंग है। वो जैसा आपने कहा ख्याली पुलाव है, और उसमें जो इसको फलीभूत होने में, इसको जमीनी स्तर पर उतारने में अनेकों तरीके की बाधाएं हैं, जिसमें मैं 3 बाधाओं का जिक्र करना चाहूंगा। पहली बाधा तो ये कि जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उनके आपसी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो सोच है उसमें बहुत सारे दोहरे मापदंड हैं। जैसे कि गाजा को लेकर के ये जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, अरब के जो राष्ट्र हैं, वो कागजों पे तो कंडेमनेशन जारी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो कंडेमनेशन जरूर जारी कर देते हैं, ओआईसी की बैठकों में ये गाजा के बारे में अनेकों तरीके की बातें कर देते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने गाजा के जो लोग हैं उनके लिए अपने घरों, अपने राष्ट्रों के जो दरवाजे हैं वो बंद करके रखे हुए हैं, उसको खोला नहीं। यदि उनको मदद करनी ही थी
यदि वो उतने ही चिंतित थे तो अपने दरवाजे खोल सकते थे और बड़ी जो है उनको अपने देश में शरण दे सकते थे। और लेकिन इन अरब राष्ट्रों, मुस्लिम राष्ट्रों को लगता है कि एक बार ये गाजा के लोग आ गए तो फिर वापस नहीं जाएंगे। तो इसमें मुस्लिम हित वगैरह की जो सिर्फ बातें कही जाती हैं, एक कागजी आंसू बहाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कहने की बात कुछ होती है, करने की बात कुछ होती है। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है इन मुस्लिम राष्ट्रों और अरब राष्ट्रों में। ये पहली बाधा है। दूसरी बाधा, जो सिया सुन्नी का जो डिवाइड है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, वो एक बहुत बड़ी बाधा है। सिया सुन्नी की डिवाइड की वजह से जो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है वो आपस में बटा रहता है। सऊदी लेड जो एक ग्रुप है, यूएई लेड जो ग्रुप है, जाहिर है कि वो सुन्नियों का रिप्रेजेंटेशन करता है। वहीं ईरान जो है लेड जो ग्रुप है वो शियाओं का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये आपस में एक दूसरे के प्रति जो है बैर भाव रखते हैं और इनके बीच में कुछ डिप्लोमेटिक टॉक्स वगैरह जरूर हमने देखा हुई ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। लेकिन जो गहरा जो इनके अंदर जो मतभेद है शिया सुन्नी का, वो भी इस्लामिक नेटो बनने की दिशा में दूसरी सबसे बड़ी बाधा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बाधा है वो अमेरिका का दखल, अमेरिका का इंटरवेंशन। डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग तो जरूर कर ली, लेकिन उसका आशय ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये जो अमेरिका है वो इस्लामिक नाटो को सपोर्ट करेगा। अमेरिका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। यदि अमेरिका ने ऐसा किया तो अमेरिका अपने हितों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका ने अभी तक मिडिल ईस्ट रीजन में जो अपना वर्चस्व बना करके रखा हुआ है। संजय श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ देर से जुड़े हैं। हमने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें साफ है कि अमेरिका की पहली कोशिश सऊदी अरब में जो उसकी सेना उसको धीरे धीरे कम करने की है, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे थोपने की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस समझौते को ईरान के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ अमेरिका की एक रणनीति बताया है, जिसके जरिए एक मजबूत सुन्नी मुस्लिम गठबंधन बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। जो आपने दूसरा पॉइंट उठाया, बेहद अहम पॉइंट उठाया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सऊदी अरब को वास्तव में ईरान से इतना खतरा है कि वह पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहा है, और पाकिस्तान क्या किसी भी देश के खिलाफ परमाणु बम, चाहे ईरान ही क्यों ना हो, कर पाएगा प्रयोग जिसके लिए वह वसूली कर रहा है? संजू जी, देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल में या अन्य कई जगहों पर क्या लेख लिखे जाते हैं वो उनके अपने विचार हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। और यदि किसी अलायंस से, किसी डिफेंस पैक्ट से इजराइल को अगर खतरा होगा तो अमेरिका उसे डिस्करेज करने का ही कार्य करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच का जो डिफेंस पैक्ट हुआ और अभी जो ये नया फॉर्मेशन बनाने की तैयारी चल रही है, इसका जो केंद्र है वो इजराइल है। क्या अमेरिका इजराइल के खिलाफ जाकर के मुस्लिम राष्ट्रों का कोई ऐसा गठबंधन बनाने को समर्थन दे सकता है जिससे कि इजराइल को बड़ा खतरा पैदा हो जाए? और जाहिर है कि ये जो संगठन है, यदि सुन्नी राष्ट्रों का भी ये बनता है तो जाहिर है कि उसके पीछे, उसके केंद्र में इजराइल कहीं न कहीं होगा। ईरान तो अवश्य होगा, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा जो फॉर्मेशन का जो कारण है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच के पैक्ट का, वो इजराइल के भविष्य में होने वाले किसी खतरे से अपने आप को बचाने के लिए पोस्चरिंग करने का, ये पोस्चरिंग ज्यादा है। संजू जी, हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान भी इस्लामिक नाटो का समर्थन करता है, लेकिन सऊदी अरब के इस्लामिक नाटो के बनाने के पीछे और ईरान के इस्लामिक नाटो बनाने के पीछे बड़ा अंतर है। ईरान चाहता है जब इजराइल उसके ऊपर हमला करे तो इस्लामिक नाटो ईरान के साथ जुड़कर, यानी 50 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर हमला करे, जबकि सऊदी अरब का नाटो, इस्लामिक नाटो का प्लान अलग है। वह चाहता है जब उसके देश पर हमला हो और जिस देश ने किया उसी देश तक हमारा मामला सीमित रहे। उसके लिए उसने पाकिस्तान को चुना है। यह रणनीति अमेरिका को भी सूट करती है, मुझे लगता है कि एक हद तक चाइना को भी सूट करती है। क्या इस तरह के डेवलपमेंट के जरिए वास्तव में गल्फ कंट्रीज में एक तरह की स्थिरता आ रही है? चूंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि इजराइल में बिना शांति स्थापित किए, इजराइल को बिना मान्यता दिए इस एरिया में शांति संभव ही नहीं है। जी संजू जी। नहीं, देखिए, एक बात मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का जो इस समय उसकी जो स्थिति है वो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो बहुत हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटीज उसके पास अवश्य हैं,
लेकिन उसकी जो इकोनॉमी की जो स्थिति है, जो उसकी जो पूरी आंतरिक स्थिति है, वो इतनी दयनीय है, जर्जर है कि इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर यदि कोई ये जो राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र, यदि रिलाई करने की कोशिश करेंगे तो वो जाहिर है कि अपने हितों को नुकसान पहुंचाएंगे और उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है नहीं। और जहां तक इजराइल का प्रश्न है, तो इजराइल इन सारी स्थितियों को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेगा और वो अमेरिका के ऊपर इस बात का दबाव बनाएगा कि अमेरिका कोई ऐसा कदम न उठाए कि जिससे कि इजराइल के लिए ये जो मुस्लिम राष्ट्र है वो चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा करे। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका की हमेशा से ये रणनीति रही है कि वो एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो एक डिवीजन को बना करके रखें। शिया सुन्नी की जो पॉलिटिक्स है वो अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से प्ले आउट करता है, वन अगेंस्ट अनदर, एक दूसरे को लड़ा के रखता है ताकि उसका वर्चस्व बना रहे और ये बंदर बाट में अमेरिका सबसे बड़ा लाभ भी उठाता है। लेकिन जी आप बात पूरी करिए जी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि यदि ये मुस्लिम राष्ट्र इस मुगालते में है कि वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेकर के अपने आप को सुरक्षित रख लेंगे या अपना पोस्चर बहुत अच्छा कर लेंगे, तो वो गलती कर रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर जो ऐसा राष्ट्र जो कि कंगाली की अवस्था में है, भूखमरी, बेरोजगारी, हर तरीके की आंतरिक स्थितियां दयनीय है, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से ही तो किसी राष्ट्र का डिफेंस पोस्चर निर्धारित नहीं होता, उसके लिए अन्य फैक्टर्स भी होने चाहिए जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करना इन मुस्लिम राष्ट्रों के लिए जाहिर है कि उनके लिए काफी चुनौतियां पैदा कर सकता है। यदि ऐसा वो करेंगे तो गलतियां करेंगे, मैं ये मानता हूं। जी जी, लेकिन फिर सवाल है कि इजराइल के हमले का शिकार कतर, उसे एक सुरक्षा कवच की जरूरत है, सीरिया को सुरक्षा कवच की जरूरत है, लेबनान को सुरक्षा कवच की जरूरत है। सोढ़ी साहब, जिस तरीके से इजराइल ने आक्रामक होकर इन देशों पे हमले की है, उससे साफ इन देशों के अंदर खलबली मची है। जो तथाकथित अमीर मुल्क थे, या कहा जाए बेहद अमीर मुल्क थे, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, ऐसे देशों पे अगर हमला हो रहा है तो क्या ये कट्टर इस्लामिकवाद के लिए चुनौती है, कट्टर इस्लाम के लिए चुनौती है, या महज दो देशों की लड़ाई या चार देशों की लड़ाई के रूप में देखते हैं आप? सोढ़ी साहब। डॉक्टर प्रसून जी, मैं आपके प्रश्न को दो भागों में जवाब देना चाहूंगा जी। पहला, जैसे जैसे कई पश्चिमी देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, वैसे वैसे अमेरिका के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर अमेरिका को पश्चिमी देशों या इजराइल के बीच में एक को चुनना पड़े, अमेरिका पश्चिमी देशों को चुनेगा, वो इजराइल को छोड़ देगा। हमने देखा अभी परसों ही 3 पश्चिमी देशों ने इजराइल को मान्यता दी और कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने 8 इस्लामिक देशों के साथ एक मीटिंग बिठा ली गाजा पट्टी में शांति लाने के लिए। अब मैं प्रश्न के दूसरे हिस्से पे आता हूं, जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या ये जो बाकी कई इस्लामिक देश हैं, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इनका क्या रुख होगा? देखिए, जैसे जैसे वक्त बीतेगा और ये जो पड़ोसी मुल्क हैं इजराइल के, ये देखेंगे कि हमें कोई गारंटी नहीं है, जब भी इजराइल का मन आता है हम पे वार करता है, ये देश पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, ये देश पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते करेंगे, ये देश पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया की तरह रक्षा समझौते करेंगे, जहां पे वो क्लॉज होगा यदि एक देश पे हमला होगा तो वो दोनों देशों पे हमला माना जाएगा। मैंने जो अपने पहले कथन में कहा था, जैसे जैसे ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का ये बायलैटरल रक्षा समझौता सफल होगा और इस्लामिक देश इस समझौते में के साथ शामिल होंगे, और ये जो इस्लामिक नाटो जब भी बनेगा, बेशक 1 साल बाद लग जाए, 2 साल, लेकिन ये बनेगा जरूर। और इसका सोढ़ी साहब, इसके बाद एक बड़ा सवाल है, भारत के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है? डॉक्टर प्रसून जी, भारत के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक भारत के सारे इस्लामिक देशों के साथ, एक पाकिस्तान, तुर्की को छोड़ के, हमारे जितने 57 इस्लामिक देश हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य हैं, 57 में से हमारे 54 के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। लेकिन जैसे जैसे ये इस्लामिक नाटो सफल होगा, ये देश भारत के खिलाफ आस्ता आस्ता खड़ा होना शुरू होंगे। हमने देखा सऊदी अरेबिया के साथ कितने गहरे रिश्ते थे, पिछले 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री कितनी बार सऊदी अरेबिया गए,
सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं कितनी बार हमारे देश में आए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ ये रक्षा समझौते करने से पहले 1 मिनट नहीं सोचा कि उसका इफेक्ट होगा भारत और रिश्तों के बीच में। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए, जब मौका आया सऊदी अरेबिया को भारत और पाकिस्तान में चुनने का, उसने आराम से पाकिस्तान को चुना। तो जब ये इस्लामिक नाटो सफल होगा और देश शामिल होंगे, हमारे लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। हमारे लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। संजीव श्रीवास्तव जी, सोढ़ी साहब बेहद अहम बात कह रहे हैं। जब इस्लामिक देशों को चुनने का मौका मिलेगा तो आप भारत और पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान को चुनेंगे। अब ऐसे हालात में भारत के पास क्या विकल्प होगा? जी देखिए, भारत का जो सब्स्टिट्यूट पाकिस्तान नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत के बीच में अब तुलना नहीं हो सकती। और भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो पूरा वैश्विक प्रभाव है, जो भारत का जो प्रोएक्टिव एंगेजमेंट है, वो इन मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो राष्ट्र है इस बात को समझ भी रहे हैं। इसी वजह से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा इनिशिएटिव सामने आया। इसी वजह से I2U2 जैसा एक इनिशिएटिव सामने आया। और एक जो ग्रेटर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के बाद भारत से लेकर के मिडिल ईस्ट रीजन से होते हुए यूरोप तक ले जाने की बात चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप तो इसको अमेरिका तक जो सी बेस्ड केबल के माध्यम से अमेरिका तक की कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। तो ये जो पूरी जो स्थिति है वो भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को दर्शाती है। भारत के प्रभाव को तो बढ़ता, जो प्रभाव भारत के बढ़ते प्रभाव को तो दर्शाती है। लेकिन संजू जी, बात केवल इतनी है, जिस धर्म में जिहाद एक मूल वसूल हो, यानी भारत के खिलाफ लगातार लड़ाई करने का निर्देश हो, और जो धर्म का पालन कर रहे हैं तमाम मुस्लिम मुल्क, उनसे यह आशा करना कि युद्ध के समय में यह भारत के साथ आर्थिक गतिविधियों को जारी रखेंगे या उसके मायने होंगे, मुझे लगता है इस पे हम लोगों को दोबारा डिबेट करेंगे। जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कहा, यही जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, 10 लाख वीगर मुस्लिम्स चाइना में हैं, जो कंसंट्रेशन कैंप्स में उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और ये वीगर मुस्लिम्स एक बार भी मुस्लिम्स के बारे में एक बार भी ये मुस्लिम राष्ट्र बात नहीं करते हैं। गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए अपने दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं। आखिर ये किस तरीके की एकता है? मुझे तो नहीं लगता कि इनके अंदर जो है कोई एकता, बड़ी एकता बनने जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कहना कुछ करना कुछ, आपस में सिया सुन्नी का लड़ाई करते रहना। आप बेहद अहम बात कर रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी, और ये बेहद अहम बात है। यानी भारत को ताकतवर बनना होगा, अपनी रक्षा जरूरतों पे ध्यान देना होगा, और चीन की तरीके से महाशक्ति बनना होगा, आर्थिक रूप से भी और रक्षा के क्षेत्र में भी। आप दोनों इस खास चर्चा में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।